नमस्कार। आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के चैप्टर 21 को समझने की शुरुआत कर रहे हैं। सोचिए, साधारण पट्टियों से लेकर जिंदगी बचाने वाले पेसमेकर तक, ये जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, ये हमारी हेल्थ केयर का एक कितना ज़रूरी हिस्सा हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि असल में एक मेडिकल डिवाइस होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और सबसे ज़रूरी वो कौन से सिस्टम हैं जो यह पक्का करते हैं कि ये डिवाइस हम सबके लिए एकदम सुरक्षित हों। चलिए, आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस विषय को गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक मेडिकल डिवाइस की परिभाषा क्या होती है। यहाँ हम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की दी हुई परिभाषा देख रहे हैं। इसके अनुसार कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अपैरेटस, मशीन, सॉफ्टवेयर, इम्प्लांट, रिएजेंट, मटेरियल या इसी तरह की कोई और चीज एक मेडिकल डिवाइस हो सकती है। अब इन सभी अलग अलग दिखने वाली चीजों का एक ही मकसद होता है, और वो है किसी बीमारी या मेडिकल कंडीशन का पता लगाना, जिसे हम डायग्नोसिस कहते हैं, उसका इलाज करना यानी ट्रीटमेंट, या फिर उसे होने से रोकना मतलब प्रिवेंशन। इस परिभाषा की सबसे खास बात यह है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, एक तरफ थर्मामीटर जैसे बिल्कुल सरल रोजमर्रा के उपकरण हैं, और वहीं दूसरी तरफ MRI मशीन जैसी बेहद जटिल कॉम्प्लेक्स मशीनें भी हैं। तो ये जो परिभाषा है, ये इन सभी को अपने अंदर समेट लेती है, चाहे वो डिवाइस कितना भी सिंपल हो या कितना भी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि डिवाइस क्या है, पर इनको व्यवस्थित कैसे किया जाता है, इन्हें कैसे बांटा जाता है, इसका आधार है सबसे जरूरी चीज, मरीज और उपयोगकर्ता के लिए जोखिम यानी कि रिस्क। चलिए, इस डायग्राम को देखते हैं जो एक सीढ़ी की तरह बना है। सबसे पहली सीढ़ी है क्लास आई। इसमें सबसे कम जोखिम वाले उपकरण आते हैं। आप सोच सकते हैं इलास्टिक पट्टी या जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले दस्तानों के बारे में। ये लो रिस्क डिवाइस हैं। अब अगली सीढ़ी पर आते हैं। यह है क्लास 2 के डिवाइस, जिनको मध्यम जोखिम वाला माना जाता है, यानी इनसे जुड़ा रिस्क क्लास 1 से थोड़ा ज्यादा होता है। इसमें एक्सरे मशीनें और इन्फ्यूजन पंप जैसे उपकरण शामिल हैं। इसके बाद है क्लास 3। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उच्च जोखिम वाले डिवाइस हैं, जैसे कि हार्ट वाल्व या शरीर के अंदर लगने वाले पेसमेकर। जाहिर है, यहां पर सुरक्षा के मानक और भी कड़े हो जाते हैं। और इस सीढ़ी में सबसे ऊपर है क्लास 4, जिसमें बहुत ही ज्यादा जोखिम वाले उपकरण आते हैं। मतलब ये वेरी हाई रिस्क डिवाइस हैं। उदाहरण के लिए डीप ब्रेन स्टिमुलेटर और आर्टिफिशियल पैंक्रियास सिस्टम। जैसा कि आप इस इंक्रीजिंग रिस्क वाले तीर में देख सकते हैं, जैसे जैसे हम क्लास 1 से क्लास 4 की तरफ ऊपर बढ़ते हैं, मरीज के लिए जोखिम का स्तर भी लगातार बढ़ता जाता है। तो ये पूरा का पूरा वर्गीकरण, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ मरीज की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। तो किसी भी डिवाइस को बाजार तक लाने के लिए किन नियमों का पालन करना होता है? चलिए, इसके कुछ बुनियादी पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है रेगुलेटरी कंप्लायंस। इसका सरल भाषा में मतलब है कि हर डिवाइस को उस देश के सरकारी नियमों और कानूनों का पालन करना ही होगा। जैसा यहां लिखा है, अमेरिका में FDA, यूरोप में EMA जैसी सरकारी संस्थाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि डिवाइस सुरक्षित और असरदार हों। किसी भी निर्माता के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसके बिना वो डिवाइस बेच ही नहीं सकते। अच्छा, दूसरा पहलू है डिजाइन एंड डेवलपमेंट। इसे हम डिवाइस का ब्लूप्रिंट स्टेज भी कह सकते हैं। मतलब किसी भी डिवाइस को इस तरह से डिजाइन और विकसित किया जाना चाहिए कि उसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता शुरू से ही पक्की हो। ये सिर्फ बनाने के बाद की बात नहीं है, बल्कि डिजाइन के वक्त ही इसे ध्यान में रखना होता है। इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं, जोखिम का मूल्यांकन होता है और कड़े क्वालिटी कंट्रोल मानकों का पालन किया जाता है। ठीक है, तो डिजाइन फाइनल होने के बाद बारी आती है प्रोडक्शन की, यानी उसे बनाने की, और यहां पर भी नियम बहुत सख्त होते हैं। हमारा तीसरा पहलू है मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण। हर मेडिकल डिवाइस को एक नियंत्रित माहौल में यानी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनाना जरूरी है। साथ ही गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस या जिसे GMP कहते हैं, उसका पालन करना होता है, ताकि हर डिवाइस की क्वालिटी एक जैसी और बेहतरीन हो। इस पूरी प्रक्रिया का सही से दस्तावेजीकरण मतलब डॉक्यूमेंटेशन करना भी बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट है लेबलिंग एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज। इसको ऐसे सोचिए, जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस पर सारी जानकारी साफ साफ लिखी होती है ना? ठीक उसी तरह हर मेडिकल डिवाइस पर उसके इस्तेमाल के लिए स्पष्ट निर्देश और संभावित जोखिमों से जुड़ी चेतावनियां होना अनिवार्य है। इस लेबल पर निर्माता का नाम और पता, डिवाइस का सही इस्तेमाल क्या है और सभी जरूरी सावधानियों का जिक्र होना ही चाहिए। अब एक बहुत जरूरी बात, किसी भी निर्माता की जिम्मेदारी डिवाइस को बाजार में बेच देने के बाद खत्म नहीं होती। असल में असली निगरानी तो उसके बाद ही शुरू होती है।
हमारा पांचवा पहलू है पोस्ट मार्केट सर्वेलियंस। इसका मतलब है कि डिवाइस के बाजार में आ जाने के बाद भी कंपनी को लगातार उस पर नज़र बनाए रखनी पड़ती है। जैसा कि आप इस कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें यह देखा जाता है कि डिवाइस असल दुनिया में कैसा काम कर रहा है, क्या कोई प्रतिकूल घटना यानी एडवर्स इवेंट हो रहा है, और अगर कोई भी सुरक्षा चिंता सामने आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। और आखिर में छठा पहलू है मार्केटिंग और सेल्स। यहाँ सबसे अहम शब्द है ईमानदारी। कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी दावा अपनी मार्केटिंग में कर रही है वो पूरी तरह सच होना चाहिए और बिल्कुल भी भ्रामक या मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। साथ ही जो सेल्स टीम होती है उसको प्रोडक्ट के बारे में पूरी और सही जानकारी होनी चाहिए ताकि वे इसे सही तरीके से और सही लोगों को बेच सकें। तो इन सभी बातों को जानने के बाद एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है और ये सभी डिवाइस हमारी जिंदगी का और भी अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं, तो हम जीवन बचाने वाले इनोवेशन की रफ्तार बढ़ाने और मरीज की सुरक्षा के लिए जो ये जरूरी सख्त नियम हैं, इनके बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक बुनियादी चुनौती है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।